हेलो नमस्कार, मैं जीतराम चौधरी और अपने यूट्यूब चैनल एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज अपन बात करते हैं पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट। तो एनिमल अटेंडेंट के अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और इसके अंदर कितने क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंदर पार्ट बी के अंदर दे रखा है 45 क्वेश्चन का। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज और अपन बात करेंगे। मैं आपके लिए छोटा छोटा कैप्सूल लेकर आएंगे जिसके अंदर आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाने के लिए। तो आइए अपनी तैयारी को और मजबूत और परखने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी से, यानी जो अपने सामान्य शब्दावली है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके बाद में फिर अपन एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे अपन। तो इसकी डेफिनेशन है यानी वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन पोषण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? पशुपालन बोलते हैं। यानी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड के जरिए अगर पशुओं का अपन पालन पोषण कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और इसके अंदर बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था शुरुआत में। तो इसका उद्देश्य था भोजन प्राप्ति। तो पशुपालन का शुरुआत में क्या उद्देश्य था? पशु भोजन प्राप्ति, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अपन। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है सिलेक्शन। सिलेक्शन का अर्थ होता है चयन, यानी अपन पशुओं का चयन किस आधार पर करते हैं। तो पशुओं का चयन किस आधार पर करते हैं, यानी कोई भी पशुओं का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसके अंदर वांछित गुण यानी जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले जो पशु होते हैं उसका अपन सिलेक्शन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। यानी किसी भी समूह में से वांछित गुण वाले पशु का चयन करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो वांछित गुण वाले पशु होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर वाले, उन पशुओं का अपन चयन करते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है कलिंग। यहाँ अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सिलेक्शन क्या होता है और कलिंग क्या होता है। तो कलिंग के बारे में देखेंगे। अवांछित, बीमार या अनुत्पादक गुण वाले पशु को अलग करना। यानी कोई भी समूह होता है उसमें से जो बीमार या अवांछित पशु होता है उसको अपन अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बारे में पूछा जाता है कलिंग हो जाता है वो। तो सिलेक्शन क्या होता है? किसी भी समूह में से वांछित गुण वाले पशु को चयन करना हो तो क्या हो जाता है? सिलेक्शन। और अगर कलिंग की बात करते हैं तो कलिंग क्या होगा? अवांछित, बीमार या अनुत्पादक गुण वाले पशु को समूह में से अलग करना, वो क्या हो जाएगा? अपने कलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अपन बात करेंगे वो अपने कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है कि पशुओं को अपना अगर आप जमीन पर गिराते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कास्टिंग हो जाएगा। पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। और पशुओं को जमीन पर अपन किस तरफ गिराते हैं? तो पशुओं को हमेशा ध्यान रखना राइट हैंड यानी दाईं ओर गिराते हैं। किस ओर गिराते हैं? दाईं ओर गिराते हैं।
बाईं ओर क्यों नहीं गिराते अपन? बाईं ओर इसलिए नहीं गिराते क्योंकि बाईं तरफ क्या होता है, रूमेन पार्ट होता है, और दाईं तरफ इसलिए गिराते कि इधर रूमेन पार्ट नहीं होता है। इसलिए पशुओं को ध्यान रखना हमेशा इंपॉर्टेंट बात है कि पशुओं को हमेशा राइट हैंड की तरफ ही गिराते हैं, यानी दाईं ओर की तरफ ही गिराते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं अपन, डॉकिंग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डॉकिंग। डॉकिंग का अर्थ क्या होता है, यानी बेड के अंदर अपन पूंछ काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, डॉकिंग कहते हैं। यानी बेड के अंदर पूंछ काटना, बेड के अंदर पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। और ये क्रिया कब करते हैं, तो ये क्रिया करते हैं 7 से 15 दिन के भीतर भीतर, 7 से 15 दिन के भीतर भीतर, यानी 1 से 2 सप्ताह के अंदर। कब करते हैं, 1 से 2 सप्ताह के अंदर करते हैं। स्टार लगा लेना इसके डॉकिंग की, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉकिंग किससे संबंधित है, तो वो किससे हो जाएगी, बेड से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ईयर नोचिंग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग का अर्थ क्या होता है, कान को काटना। ईयर यानी कान, नोचिंग यानी काटना। तो ईयर नोचिंग किस में करते हैं, तो ये करते हैं सुअर के अंदर। तो सुअर के अंदर कान काटना क्या कहलाता है, ईयर नोचिंग। इसमें कान कैसे काटते हैं, इसमें क्या करते हैं, वी आकार या चौकोर आकार का कट लगाते हैं ईयर नोचिंग के अंदर। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने सुअर से संबंधित। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईयर नोचिंग क्या है, तो ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगी, सुअर से रिलेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अपन बात करते हैं, सिलेक्शन हो गया अपने, कलिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, डॉकिंग हो गया, ईयर नोचिंग हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक हो जाएगा अपने ब्रोइलर। तो ब्रोइलर क्या होता है, मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाले चूजे क्या हो जाएगा, ब्रोइलर मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाले चूजे। और इनकी बात करें कि इनकी उम्र क्या होती है, तो इनकी उम्र होती है 6 से 8 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, यानी लगभग बात करें तो 1 से 1.5 माह के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ब्रोइलर के बाद में लेयर्स। नेक्स्ट है अपने लेयर्स। तो लेयर्स क्या होता है, अंडे उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां। इनकी बात करें कि इनकी उपयुक्त उम्र क्या होती है, तो लेयर्स की उपयुक्त उम्र होती है 20 से 22 सप्ताह, 20 से 22 सप्ताह, यानी अगर मंथ में बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने। इसके बारे में ध्यान रखना कि ब्रोइलर क्या होता है, तो ब्रोइलर होता है मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले चूजे। और लेयर्स की बात करें तो लेयर्स क्या होता है, अंडा उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती, लेयर्स कहलाती। और बात करें कि इनकी उम्र क्या होती है, तो इनकी उम्र क्या हो जाएगी, 20 से 22 सप्ताह हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं अपन, एक होता है स्टीमिंग अप। एक होता है स्टीमिंग। स्टीमिंग अप क्या होता है, जो गर्भित गाय और भैंस होती है उसके अंदर अगर अपन 6 से 8 सप्ताह पूर्व अलग से उनको एक्स्ट्रा आहार देते हैं या सांद्रित आहार देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीमिंग अप बोलते हैं। गर्भित गाय व भैंस को अलग से सांद्रित यानी कंसंट्रेट
सांद्रित आहार देना क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप कहलाता है। और कब करते हैं? कब देते हैं? 6 से 8 सप्ताह पूर्व, 6 से 8 सप्ताह पूर्व देते हैं। जो अपन एक्स्ट्रा राशन दे रहे हो कब देते हैं? 6 से 8 सप्ताह पूर्व गर्भित व गाय भैंस को अलग से सांद्रित आहार देना क्या कहलाता है? स्टीम अप कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक होता है पल्सिंग अप, एक होता है पल्सिंग अप। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि पल्सिंग अप क्या होता है। तो बेड के अंदर, गर्भित बेड में 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व अलग से सांद्रित आहार देना, सांद्रित आहार देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है पल्सिंग अप। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है टीजर बुल। तो टीजर बुल किसको बोलते हैं? तो टीजर बुल बोलते हैं नसबंदी कर्त, नसबंदी कर्त नर पशु को। टीजर बुल किसको बोलते हैं? नसबंदी कर्त नर पशु को टीजर बुल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? टीजर बुल के अंदर इसमें क्या करते हैं अपन, जो इसकी शुक्रवाहिनी होती है ना उसको अपन हटा देते हैं। जब शुक्रवाहिनी को हटा देते हैं तो इसके अंदर नर पशु में क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। अगर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा तो वो अंडाणुओं से नहीं मिल पाएगा। अगर अंडाणुओं से मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा, वो अंडाणुओं को क्या निषेचित नहीं कर पाएगा। ठीक है। नसबंदी कर, और इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं समूह में मध्यकाल का पता लगाने के लिए, मध्यकाल का पता लगाने के लिए। मान लो कोई भी ग्रुप है उसके अंदर अगर अपने को मध्यकाल का पता लगाना है किसी भी एनिमल्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या करते हैं? टीजर बुल का उपयोग करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक होता है बुलक। क्या होता है? एक बुलक। बुलक क्या होता है? बंदियाकृत नर पशु होता है। क्या होता है बुलक? बंदियाकृत नर पशु। नर पशु को क्या बोलते हैं? बुलक बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसके लैंगिक लक्षणों को समाप्त कर दिया जाता है। अब लैंगिक लक्षण कौन से होंगे? तो लैंगिक लक्षण होंगे इसमें टेस्टिस, टेस्टिस यानी वर्षणों को समाप्त कर देते हैं, वर्षणों को समाप्त कर देते हैं। और जब वर्षणों को समाप्त कर देंगे तो इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किधर काम आ जाएगी? वो आ जाएगी अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज में, यानी कृषि कार्य में। बुलक का उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि कार्य में, कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो वो हो जाएगी अपनी, एक होती है टर्मिनोलॉजी कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म, तो कैनाबोलिज्म क्या होता है कि जो पक्षियों के द्वारा एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना, वो क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। तो पक्षियों का, यानी मुर्गियों के अंदर पक्षियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना, चोंच मारकर घायल कर देना। और ये एक दूसरे को चोंच मारने का कारण क्या है? तो इसका कारण है NaCl की कमी के कारण, यानी इनमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। इस कारण ये एक दूसरे को चोंच मारती है और घायल कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन,
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपनी कैथीटर। कैथीटर क्या होता है? कैथीटर होता है पेशाब निकालने का एक यंत्र होता है, पेशाब निकालने का यंत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, हॉर्न का अर्थ होता है सींग, डी का अर्थ होता है हटाना। तो सींग किसी भी एनिमल्स के अंदर सींगों को हटाना क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग कहलाता है। ठीक है ना? या ऐसे बोल दे, नवजात पशुओं में उगती हुई सींग कलिका को हटाना या दबा देते हैं, सींग कलिका को दबा देते हैं। ठीक है ना? या फिर क्या करते हैं, सींगों को हटाना क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग कहलाता है। ठीक है, एक वर्ड होता है डीबिकिंग, और डीहॉर्निंग कम करते हैं तो डीहॉर्निंग की क्रिया की जाती है 1 से 2 सप्ताह के अंदर। यह भी ध्यान रखना कि पशुओं के अंदर डीहॉर्निंग की क्रिया कब की जाती है, तो वो की जाती है 1 से 2 सप्ताह के भीतर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डीबिकिंग। बीकिंग का अर्थ होता है चोंच, और डी का अर्थ क्या होता है? हटाना। तो मुर्गियों में चोंच को हटाना क्या कहलाता है? डीबिकिंग कहलाता है। ठीक है ना? और यह कब करते हैं? यह करते हैं 1 माह की उम्र में। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऊपर वाला पार्ट कितना हटाते हैं मुर्गी के अंदर चोंच का, और नीचे वाला पार्ट कितना हटाते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं अपन 1/4, और नीचे वाला पार्ट की बात करें तो उसको हटाते हैं 1/8। अब नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा हटाने का रीज़न क्या है? तो इसका एक रीज़न हो जाएगा कि जब भी पशुओं की अगर चोंच लंबी होगी, तो जब भी उनको अपन फीड देते हैं, दाना देते हैं किसी भी बर्तन के अंदर, तो उनको खाने के अंदर क्या दिक्कत आती है, इसलिए नीचे वाला भाग ज़्यादा काटते हैं। तो ऊपर वाला भाग तो कितना काटते हैं? ऊपर वाला भाग तो काटते 1/4, और नीचे वाला भाग कितना काटते? वो काटते 1/8। ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो अपनी वो हो जाएगी, एक होता है, ये अपनी लगभग सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे और 1-2 बच जाएगी तो अपन और देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बात करते हैं अपन, मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? ये आपको अपने यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको आंसर देना, RCDF की स्थापना कब हुई। और दो के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1955 में। और एक है NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1965 के अंदर। कहाँ हुई? आनंद, गुजरात में। कहाँ हुई? आनंद, गुजरात में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? NDRI की करनाल, हरियाणा के अंदर। तो इसका ध्यान रखना आपको, इसका कमेंट बॉक्स में आपको करना कि RCDF की स्थापना कब हुई। ठीक है ना? RCDF की स्थापना कब हुई, इसका बहुत ही एग्जाम में बार बार आता रहता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए और छोटे छोटे कैप्सूल वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपकी तैयारी और मजबूत होती जाएगी। और इस
वीडियो को आप आराम से देखना, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।